सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का दूसरा पुस्तक का अध्याय 19 शतरंज के खिलाड़ी जो एक कहानी है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 19 शतरंज के खिलाड़ी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अकेले रहना, समूह में रहना और समाज बनाकर रहना हमारी दुनिया में ये ही तीन स्थितियां हैं। इन स्थितियों में से तीसरी यानी समाज बनाकर रहने की स्थिति सिर्फ मनुष्य की है। इसलिए उसे सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी होने का गौरव प्राप्त है। मनुष्य को देश और समाज से अनेक रूपों में बहुत कुछ मिलता है। इसलिए उसका भी यह कर्तव्य है कि वह तन मन और धन सभी तरीकों से इस ऋण से मुक्त होने का प्रयास करे। लेकिन बहुत से मनुष्य अपने इस कर्तव्य को पालन करने में रुचि नहीं दिखाते और अपना पेट भरने, अपने शौक पूरे करने और अपनी सुख सुविधाओं का आनंद लेने में लगे रहते हैं। जब किसी देश की शासन व्यवस्था से जुड़े लोग ऐसा करते हैं तो यह बीमारी जनता तक भी पहुंच जाती है और देश बर्बाद या पराधीन हो जाता है। ऐसे ही विषय पर हमें सोचने को मजबूर करती है यह कहानी शतरंज के खिलाड़ी। हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी यानी समाज में रहने वाला प्राणी है। अकेले रहना, समूह में रहना या फिर समाज बनाकर रहना जो है यही हमारी दुनिया है। और ये तीन स्थितियां हैं और इन स्थितियों में से तीसरी जो समाज बनाकर रहना स्थिति है वो सिर्फ मनुष्य में होती है। इसलिए जो है प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी का गौरव प्राप्त है किसे? मनुष्य को। मनुष्य को देश और समाज से अनेक रूपों से बहुत कुछ मिलता है। जो आदमी लोग होते हैं यानी कि हम लोग हम लोगों को बहुत कुछ मिलता है देश और समाज से। इसलिए हमारा जो कर्तव्य है कि हम लोग तन मन और धन से सभी तरीकों से इस ऋण यानी कर्ज से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। मतलब जो हमें मिलता है उसके बदले हमें भी कुछ देना चाहिए समाज, देश को। लेकिन जो है बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि वो अपने कर्तव्य का पालन करने में जो है रुचि नहीं दिखा पाते हैं और अपना पेट भरते हैं सिर्फ और अपने शौक़ें पूरा करते हैं और अपनी सुख सुविधाओं का आनंद लेने में जो है लगे रहते हैं। और इसी तरह का जो है अगर कोई शासन व्यवस्था से जुड़े लोग ऐसा करने लगता है तो ये बीमारी जो है जनता के तक भी पहुंच जाती है और जो देश है पूरा बर्बाद हो जाता है, पराधीन यानी कि गुलाम हो जाता है। और इसी विषय पे हम लोग जो कहानी पढ़ने वाले हैं शतरंज के खिलाड़ी। तो आइए अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं। मूल पाठ। आइए एक बार इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। अब हम लोग जो है इस कहानी को ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ने वाले हैं। शतरंज के खिलाड़ी। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कह रहा है कि बाजिद अली शाह का जमाना था। समय यानी जमाना उन्हीं का समय था। अब जो लखनऊ जो था वो शान शौकत में जो था डूबा हुआ था। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी लोग शान शौकत में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मंजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीने ही में मजे लेता था। अब कह रहा है कि कोई नाच गाना का मौज उठाता था तो कोई अफीम यानी इसको
एक ड्रग्स कहते हैं, अफीम एक ड्रग्स होता है वही, या फिर इसको ये भी इस छोटे छोटे टुकड़ों में आता है, पत्ता के छोटे छोटे टुकड़ों में आता है, ये हुआ अफीम। तो बोल रहा है कि कोई अफीम ही लेकर उससे ही मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद पामोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अव्यवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार विहार में स्वतः विलासिता व्याप्त हो रही थी। अब कह रहा है कि जीवन के प्रत्येक विभाग यानी हर जगह जो था आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में भी, सामाजिक अवस्था में भी, कला कौशल और उद्योग धंधों में भी, आहार विहार में भी, सब जगह विलासिता यानी कि शान शौकत जो था व्याप्त हो रहा था। मतलब कह रहा है कि जितने भी दिखाए गए विभाग और क्षेत्र, इन सब में जो लोग काम करते हैं वो सारे लोग शान शौकत में डूबे हुए थे। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्ण में, कारीगर काला बत्तू और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुर में, इत्र मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। अब कह रहा है कि जो राज कर्मचारी थे वो विषय वासना में, मतलब वो वासना में थे, लीन। फिर कविगण जो थे प्रेम और विरह के वर्ण में थे। अब कारीगर जो है काला बत्तू और चिकन बनाने में था, लीन। व्यवसाय जो है सुरमे और इत्र मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त था। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। अब कह रहा है सभी की आंखों में शानो शौकत का मद छाया हुआ था। मद मतलब नशा होता है। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। अब बोल रहा है कि जो इतने वो लोग इतने ज्यादा शान शौकत में डूबे हुए थे, उसके नशे में इतने ज्यादा चूर थे कि संसार में क्या हो रहा है ये भी किसी को कोई खबर ना थी। बटेर लड़ रहे हैं, तितरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है। कहीं चौसर बिछी हुई है, पौवाड़ा का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज का घूर संग्राम छिड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि बटेर जो है लड़ रहे हैं। अब तितरों की जो है लड़ाई के लिए जो है पाली बधी जा रही है, और कहीं जो है चौसर बिछा हुआ है, तो कोई पौवाड़ा का शोर मचा रहा है, और कहीं जो है शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। मतलब सब लोग शतरंज खेलने में बहुत ज्यादा डूबे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि युद्ध कर रहे हो। राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे। अब कह रहा है कि राजा हो या रंग, मतलब अमीर हो या गरीब, सभी लोग इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या मद तक पीते। अब कह रहा है कि फकीर लोग भी कुछ कम नहीं थे। उन्हें पैसा मिलता था तो वो रोटियां नहीं खाते थे, बल्कि अफीम या मदक पीते थे, यानी कि शराब पीते थे। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है। कह रहा है कि शतरंज, ताश या गंजीफा खेलने से जो है दिमाग जो है तेज हो जाता है, विचार शक्ति का विकास होता है। अब जो विचार शक्ति है उसका भी विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। अब कह रहा है ये सब खेलने से जो है पेचीदा जो मसले है उसे सुलझाने की जो है आदत पड़ती है। ये दलीलें जोड़ों के साथ पेश की जाती थी। अभी ऐसा इसलिए कर रहा है कि ये जो दलील है वो जोड़ों के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। अब कह रहा है इस तरह से जो दुनिया है अब भी खाली नहीं है, मतलब इन चीजों से। इसलिए अगर मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि टिप करने में व्यतीत करते थे। कह रहा है इसलिए मिर्जा सज्जाद अली और जो मीर रोशन अली थे
वो अपना अधिकांश समय जो है अपने दिमाग को तेज करने में व्यतीत करते थे, यानी कि बिताते थे। तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी? अब बोल रहा है, अगर वो लोग अपना जो है दिमाग तेज करने में समय बिता रहे थे, तो जो कोई विचारशील पुरुष हो, उसको क्या आपत्ति हो सकती है, उसको क्या दिक्कतें हो सकती है? दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी। अब कह रहा है उन दोनों के पास जो थी मौरूसी जागीर थी, धन दौलत थी, मौरूसी जीविका की कोई चिंता न थी। अब उन्हें घर कैसे चलाना है, इस सब की कोई उन लोगों को चिंता नहीं थी। घर में बैठे चौखटिया करते थे। अब घर में बैठे बैठे ही चौखटिया करते थे, यानी मनोरंजन हंसी मजाक करते थे। अब कह रहा है आखिर और करते ही क्या? अब बोल रहा है इन सब के अलावा वो करते ही क्या? और फिर है प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके साथ बिछाकर बैठ जाते। अब बोल रहा है कि प्रातःकाल यानी सुबह ही सुबह ये दोनों जो दोस्त है वो नाश्ता करने के बाद बिसात यानी जिसमें शतरंज खेला जाता है उसे बिछाकर वो लोग बैठ जाते थे। आखिर और करते ही माफ करना, मुहूर्ते सज जाते और लड़ाई की दावपेच होने लगती। अब कह रहा है जो है मुहूर्ते जो है सज जाते और लड़ाई की दावपेच होने लगते थे। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। अब बोल रहा है जब लोग खेलने में इतने ज्यादा लीन हो जाते थे, उन्हें खबर ही न होती थी कि कब दोपहर हो गई सुबह से, तो कब दोपहर से तीसरा पहर हो गया और कब फिर तीसरा पहर से शाम हो गया। इन लोगों को पता ही नहीं चलता था। घर के भीतर से बार-बार बुलावा आता कि खाना तैयार है। अब कह रहे हैं कि जो घर के भीतर से बार-बार उन लोगों को बुलाया जाता है कि आ जाओ खाना खा लो, खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता है चलो आते हैं। और ये लोग कहते हैं कि हाँ, हाँ चलो मैं आ रहा हूँ। फिर है दस्तरख्वान बिछाओ, यहाँ तक कि बावर्ची विवश होकर कमरे में खाना रख जाता था। अब जो कह रहा है दस्तरख्वान बिछाओ, अब जो है लोग जाते नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ खेलते रहते थे। इसलिए बावर्ची जो है इनके जो खाना पकाने में जो होते थे लोग, वो विवश होके यानी मजबूर होकर उनके कमरे में ही खाना रख जाते थे। और दोनों मित्र दोनों काम साथ करते थे। अब कह रहा है दोनों जो मित्र थे दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्जा सादत अली के घर में कोई बड़ा बुरा न था। कह रहा है जो मिर्जा सादत अली जो थे उनके घर में कोई बड़ा बुरा नहीं था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियां होती थी। अब कह रहा है कि उनके घर में कोई नहीं था, तो उनके ही दीवान खाने में बाजियां होती थी। मगर यह बात न थी कि मिर्जा के घर के और लोग उनके इस व्यवहार से खुश हो। अब इसका ये मतलब नहीं कि उनके घर में कोई बड़ा बुरा नहीं था, तो उनके घर वाले जो है मिर्जा के घर वाले उनके इस व्यवहार से खुश हो, खुश नहीं थे। अब कह रहा है घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक मिलते द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है। अब कह रहे घर वाले तो कहते ही नहीं, कहते थे मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियां किया करते थे उन पे। अब बोलते थे बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है। और कहते हैं जो ये खेल है वो घर को तबाह कर देता है यानी बर्बाद कर देता है। खुद न करे, खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े। अब कह रहा है कि भगवान न करे कि किसी को इसकी आदत न पड़ जाए। आदमी तीन आदमी दिन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का। बुरा रोग है। अब कह रहा है जो आदमी है न घर का, न ही दुनिया का काम रहता है, न ही किसी और का, न घर का वो रहता, न घाट का रहता। ये जो खेल है वो बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्जा की बेगम को इससे इतना द्वेष था कि अक्सर खोज खोलकर पति को लड़ताड़ती थी। अब कह रहा है जो है मिर्जा की जो पत्नी बेगम यानी पत्नी को इससे इतना ज्यादा द्वेष था कि जो अवसर मिलते ही अपने पति को खोज कर लड़ताड़ती थी, पर उनको इसकी अवसर मुश्किल से मिलता था। अब कह रहा है उनको लताड़ने यानी कि डांटने कूटने का जो मौका था
वो भी बहुत मुश्किल से मिलता था। वह सोती रहती थी तब तक बाजी बीत जाती थी। अब कह रहा है जब वो सोती रहती थी, यानी कि मिर्जा की जो बेगम यानी पत्नी वो सोती रहती थी तब तक इधर जो है खेलने के लिए बिछ जाता था। और रात को सब को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्जा जी घर में आते थे। और कह रहा है कि जब उनकी पत्नी जो थी वो रात को जब सो जाती थी तब वो घर आते थे। कौन आते थे घर? मिर्जा जी। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थी। क्या पान मांगे हैं? कह रहा है कि जो मिर्जा की जो बेगम थी वो कह रही कि हाँ, वो नौकरों पर जो थी अपना गुस्सा उतारती रहती थी। बोलती थी क्या पान मांगे हैं? कह दो आकर ले जाए, खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाए चाहे कुत्ते को खिलाए। अब कह रहा है वो क्या वो पान मांग रहे थे? और कह दो कि आकर अपना खाना खुद से ले जाए, खाने की फुर्सत है नहीं। ले जाकर खाना सिर पे पटक दो, नौकरपति जाकर उसके सिर पे खाना पटक दो, यानी कि अपने पति के सिर पे पटकने के लिए बोलती थी नौकरों से, खाए वो या कुत्तों को खिला दे। पर रूबरू वे भी कुछ न कह सकती थी। अब कह रहा है कि रूबरू यानी कि आमने सामने वो भी यानी उनकी पत्नी भी उनसे कुछ नहीं कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल ना था जितना मेड साहब से। अब कह रहा है कि जो बेगम थी उसकी, वो उसको अपनी पति से उतना ज्यादा अफसोस नहीं था जितना उनके दोस्त मेड साहब से था। उन्हें उनका नाम मेड बिगाड़ू रख छोड़ा था। अब जो उनकी बेगम जो थी उनके जो दोस्त थे उनका नाम मेड बिगाड़ू रख दिया था। शायद मिर्जा जी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहब ही के सर थोप देते थे। अब पूरा शायद इसलिए भी हो सकता है कि मिर्जा जी जो थे वो अपने सफाई देने के लिए सारा इल्जाम यानी अपना सारा अ, आरोप जो था मीर साहब के सर पे थोप देते थे, उनके माथे पे मढ़ देते थे, यानी कि अपना सारा इल्जाम उन्हीं पे लगा देते थे। एक दिन बेगम साहबा के सिर में दर्द होने लगा। अब कह रहा है कि एक दिन जो था बेगम के सिर में जो है दर्द होने लगा। उन्होंने लौंडी से कहा जाकर मिर्जा साहब को बुला ला। अब कह रहा है कि उन्होंने लौंडी यानी जो दासी होती है उसे यहाँ पे लौंडी कहा जा रहा है। वो कह रहा है कि जाकर जो है मिर्जा साहब को बुला ला, तो किसी हकीम के यहाँ से दवा लाए, दौड़ जल्दी कर। अब फिर बोल रहा है कि उनको बुला के लाओ और किसी हकीम के यहाँ से दवा लेके आओ। तो बोले जाओ जल्दी जाओ। लौंडी गई यानी दासी गई तो मिर्जा जी ने कहा चल अभी आते हैं। तो मिर्जा जी कहते हैं कि हाँ हाँ चलो हम आ रहे हैं। बेगम साहब का मिजाज गर्म था। अब जो बेगम थी उनकी उनका दिमाग था वो गर्म था। इतना ताप कहा कि उनके सिर में दर्द हो रहा और पति शतरंज खेलते रहे, चेहरा सुर्ख हो गया। अब इतना ताप था कि कहा कि उनके सिर में जो था दर्द हो रहा और पति जो है शतरंज खेल रहे हैं, चेहरा जो है सुर्ख हो गया, मतलब लाल हो गया। लांडी से कहा जाकर कह अभी चलिए नहीं तो वो आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। अब कह रहा है कि जो दासी से कही जाके कि कहो जाकर तुम कि अभी चलिए नहीं तो वो अपने आप ही जो है हकीम यानी डॉक्टर के पास चली जाएंगी। मिर्जा जी बड़ी दिलचस्पबाजी खेल रहे थे तो ही किस्से में मीर साहब की मात हुई जाती थी। अब जो है मिर्जा जी जो थे वो बड़े ही दिलचस्प खेल खेल रहे थे। दो ही किस्तों में जो था मीर साहब की मात हो जाती। झुंझला कर बोले क्या ऐसा दम लंबों पर है जरा शर्म नहीं होता? कह रहा है कि वो झुंझला कर बोले कि क्या ऐसा दम जो है होठों पे है, जरा धैर्य नहीं रह सकता? मीर अरे तो जाकर सुनी आइए ना, औरत नाजुक मिजाज होती ही है। अब कह रहा है कि जो मीर है उनकी जो दोस्त है वो जाकर सुनी आइए ना, औरत जो है नाजुक मिजाज की होती है। मिर्जा जी हाँ चला क्यों ना जाऊं, दो किस्ते में आपकी मात होती है। फिर बोलता है मिर्जा कि जी हाँ क्यों ना चला जाऊं, दो किस्तों में आपकी मात हो रही है। मीर जनाब इस भरोसे न रहिएगा, वह चाल सोचिए कि आपके मोहरे धरे रहे और मात ही हो जाए। बताइए सुनाइए
क्यों खामा उनका दिल दुखाइएगा। अब बोल रहे हैं उनके दोस्त कि मेरे जनाब, इस भरोसे नहीं रहिएगा कि वह चाल सोची है, आपके मोहरे धरे रहे और मात हो जाए, पर जाइए, सुनाइए क्यों खाम उनका जो है, मतलब कि बेकार में उनका जो दिल दुखाइएगा। मिर्जा इसी बात पर मात ही करके जाऊंगा। अब बोलते नहीं, इसी बात में मैं पहले मार के ही जाऊंगा, मीर मैं खेलूंगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। अब कह रहे हैं कि जो मीर हमके दोस्त, मैं खेलना नहीं चाहता, आप जाकर पहले सुन कर आइए। मुझे अरे यार, जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। अब जो मिर्जा है, अरे यार मुझे जाना पड़ेगा हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे जो है मतलब उन्हें जो है परेशान करने का ये बहाना है, वो बोल रहे हैं सब। मेरी कुछ भी हो उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। अब जो मेरे जो कह रहे हैं कुछ भी हो उनकी खातिर जो है करना ही पड़ेगा। मिर्जा, अच्छा एक चाल और चल लूं। अब जो मिर्जा वो बोला ठीक है चलो एक चाल और चल लेता हूँ। मेरे हरगिज नहीं, जब तक आप सुन न आएंगे मैं मोहरे में हाथ ही न लगाऊंगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहब ने केवड़िया बदल कर लेकिन कहराते हुए कहा, तुम्हें निगौरी सतज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम ही नहीं लेते। नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। अब कह रहा है कि हम्म, वो पहले बोले, मेरे बोले कि नहीं पहले आप जाके सुनाइए, मैं मुहरे जो हाथ नहीं लगाऊंगा। अब जो है मिर्जा साहब जो है मजबूर में अंदर जाते हैं और बेगम साहब की जो है त्योरियां बदल दी होती है, लेकिन वो कहराते हुए बोलती हैं, तुम्हें शतरंज इतनी प्यारी है। निगौड़ी मतलब होता है कि प्यार भरा संबोधन होता है और एक प्रकार का गालिब होता है। तो कह रहा है कि तुमने वो शतरंज इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का तुम नाम नहीं लोगे। नौच यानी इस पर न करे कि कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्जा क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही नहीं न थे, बड़ी मुश्किल से पीछे छोड़कर आया हूँ। अब जो है ये मिर्जा जो है वो अपना सारा इल्जाम अपने दोस्त मीर साहब पे लगाते हुए बोलता है कि क्या करूं मैं, मीर जो है मानता ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से मैं पीछे छुड़ाकर आया हूँ। बेगम क्या, जैसे वह खुद निखट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला। अब कह रहा है बेगम जो कहती है, क्या जैसे वह खुद निखट्टू है, मतलब जिनके पास काम धंधा नहीं है वैसे ही सबको समझते हैं, उनके भी तो बाल बच्चे हैं, या फिर सबका सफाया कर डाला। मिर्जा बड़ा लती आदमी है, जब आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। अब कह रहा है मिर्जा के बारे में, यानी कि ये अपना, सॉरी मिर्जा जी कह रहे हैं, अपना इल्जाम लगा रहे हैं उनपे कि वो बड़ा ही लती आदमी, यानी कि उनको बहुत ज्यादा लत लगा हुआ है। तब वो कह रहे हैं कि जब वो आ जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है। मतलब सारा जो इल्जाम अपना जो दोस्त है वो सब उन पे मर जा रहे हैं, उन पे लगा रहे हैं। बेगम दुत्कार क्यों नहीं देते, अब बेगम कहते हैं उसे दुत्कार क्यों नहीं देते हो। मिर्जा बराबर के आदमी है, उम्र में दर्जे में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे हैं, मुलाहिज करना ही पड़ता है। अब कह रहा है मिर्जा कि वो बराबर का आदमी है, उम्र में भी दर्जे में मुझसे जो है 2 उंगल ऊंचे हैं, इसलिए उनका लिहाज करना पड़ता है। बेगम तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, और तो बेगम कहती कि नहीं चलो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज हो जाए। अब कह रहे हैं कि चलो मैं दुत्कार देती हूँ, बेगम बोल रही है अगर नाराज हो जाते तो हो जाए, कौन किसी की रोटियां खिला देता है। रानी रूठेगी अपना सुहाग लेगी, हरिया जा बाहर से सतन उठा ला, मेरे साहब से कहना मियाँ अब ना खेलेंगे, आप तशरीफ ले जाइए। अब कह रहा है कि वो नाराज हो जाते तो होने दो, और वैसे भी कौन किसी की रोटियां खिला देता है। अब रानी रूठेंगी है, मतलब रानी जो है रूठी हुई अपना सुहाग लेंगी, और हरिया से बोलती है कि जाओ बाहर से सदन उठा कर ले आओ और कह दो कि मेरे साहब जो है से कहना कि मियाँ अब नहीं खेलने वाले, यानी कि मिर्जा जो है अब नहीं खेलेगा, अब आप जा सकते हैं। मिर्जा हाँ हाँ, कहीं ऐसा गजब भी न करना, जलील करना चाहती हो क्या, धड़ हरिया कहाँ जाती है। अब कह रहा है मिर्जा जो कह रहा है कि हाँ हाँ क्या गजब करने वाली हो,
देर करना चाहती हो उन्हें? हड़िया कहाँ जाती है? मतलब जो हड़िया थी उसे वो रोक देते हैं। बेगम जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा उसे रोका, मुझे रोको तो जानू। अब जो बेगम बोल रही है, उसे जाने क्यों नहीं देते? मेरा ही खून पियोगे? मुझे उसे रोकना है। अच्छा ठीक, उसे रोका तो रोका, मुझे रोक के दिखाओ तो मैं जानू। यह कहकर बेगम साहबा जलाई हुई दीवान खाने की तरफ चली। अब जो ये कहते हैं, जो बेगम साहबा जो थी झलाई हुई मतलब गुस्से से तलफलाल हुई दीवान खाने के पास चली गई। मिर्जा बेचारे का रंग उड़ गया। अब जो मिर्जा जो था उसका रंग जो था उड़ गया। बीवी की मिन्नतें करने लगा खुदा के लिए, तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है। अब कह रहा है कि वो बीवी से मिन्नतें करने लगा और कहा खुदा के लिए तुम्हें हजरत हुसैन की कसम है। वो ऐसा कसम उन्हें अपनी बेगम को खिलाने लगा। मेरी ही मैयत देख जो उधर जाए, लेकिन बेगम ने एक न मानी। अभी बोलते हैं कि मेरी मैयत देखो जो तुम उधर जाओगी, लेकिन जो बेगम थी एक नहीं मानी। दीवान खाने के द्वार तक गई पर एकाएक पर उसके सामने जाते हुए पाँव बंद से गए। अब जो है दीवान खाने के पास गई, उनके उसके द्वार यानी उसके दरवाजे तक गई, पर एकाएक जो है पुरुष के सामने जाते हुए उसके जो पाँव है वो बंद गए। भीतर झाँका, संयोग से कमरा खाली था। अब जो भीतर जब झाँकती है तो देखती है संयोग से कि जो कमरा है वो खाली था। मेड साहब ने दो एक मुहरे इधर उधर कर दिए थे। अब जो है मेड साहब जो थे दो एक मुहरे जो थे वो इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। अब बोल रहे कि अपनी सफाई जताने के लिए वो बाहर टहलने लगे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी। अब जो है कह रहे फिर क्या था, जो बेगम जो थी देखी को नहीं है तो अंदर गई और बाजी को उलट पुलट कर दी। मोड़े कुछ तक के नीचे फेंक दिए, कुछ बाहर और किवाड़ अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। अब कह रहे जो है कुछ मोड़े जो तख्त के नीचे फेंक दिया और कुछ बाहर फेंक दी और कुछ किवाड़ के अंदर से फिर खच की और फिर किवाड़ के अंदर से जो है बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मोड़े बाहर फेंके जाते दिखे। अब जो मीर साहब जो थे दरवाजे पे थे और मोड़े को बाहर फेंके जाते देख लिया। चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बंद हुआ। अब जो कुछ चूड़ियों की जो झनक थी वो भी कान में पड़ गई। फिर जो है दरवाजा बंद हुआ। तो समय समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई हैं। अब फिर वो जो ऐसा हुआ तो वो समझ गए कि हाँ जो बेगम साहिबा वो बिगड़ गई। चुपके से घर की राह ली। अब वो घर की राह चले गए। मिर्जा ने कहा तुमने गजब किया। अब जो मिर्जा है वो बोलता है कि तुमने गजब कर दिया। बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतना लौ खुद से लगाते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेले और मैं यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊं। जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि अब भी तामुल है। बेगम जो कह रही है कि अब मेरे साहब जो है अगर इधर आते हैं तो उन्हें खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतना ही लॉ है यानी लिपट है। आ, तो खुद से लगा लेते तो इतना जो लॉ लगा रहे हो उससे यानी कि उनसे शतरंज से तो खुद से लगा लेते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेलते हो और मैं यहाँ चिड़ी चक्की की फिक्र में सिर खपाती रहती हूँ। आप जाते हो हकीम के यहाँ कि अब इसमें भी हिचकिचाहट है। मिर्जा घर से निकले, हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंचे और सारा वृत्तांत कहा। अब कह रहा है कि जो मिर्जा जो था घर से निकला तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुंच गया और सारा वृत्तांत यानी कि सारा जो हुआ था वो सब कुछ उनसे कह दिया। मेरे साहब बोले मैंने तो जब मुड़े बाढ़ आते देखे तभी टार गया। वो बोल रहे हैं कि जब मैंने मुहरे जो था बाहर आते देखा तभी मैं समझ गया था, फौरन वहां से मैं भाग गया। बड़ी बड़ी गुस्सेवर मालूम होती है, मगर आपने इन्हें उन्हें यो सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। अब कह रहा है वो बहुत ही गुस्से वाली नजर आती हैं, मगर आपने उन्हें ये सिर चढ़ा कर रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। ये ठीक बात नहीं है। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते, घर का इंतजाम करना उनका काम है। दूसरी बातों में उन्हें क्या सरोकार। अब कह रहा है कि उन्हें इस बात से क्या मतलब कि आप बाहर क्या कर रहे हैं। आ, घर का इंतजाम करना जो है उनका काम है।
अब दूसरी बात तो सुनिए, क्या सरोकार यानी क्या मतलब है? मिर्जा, खैर ये तो बताइए अब कहाँ जमावा होगा? अब मिर्जा बोला चलिए कोई बात नहीं। अब ये बताइए कि जो अब जमावा कहाँ पे होगा? मीर, इसका क्या गम है? इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यही जमे। अब जो मीर है वो तो इसका क्या गम है? इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, चलो यही अब जम जाते हैं हम लोग खेलने के लिए। मिर्जा, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा? अब मिर्जा जो बोला लेकिन बेगम साहब को कैसे मनाओगे? घर में बैठता रहता तो तब तो इतना भी करती थी, यहाँ बैठकर होगी तो शायद जिंदा ना छोड़ेंगी। अब वो बोल रहे हैं कि घर में बैठा रहता तो इतना भी करती थी, अब यहाँ बैठकर बैठक होने लगेगी तो शायद जिंदा ही नहीं छोड़ेगी मुझे। भैया जी, बकने भी दीजिए, 2-4 रोज आप ही ठीक हो जाइएगा। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से जरा तन जाइए। अब जो मेड है वो बोल रहे हैं कि उन्हें बकने दीजिए यानी बोलने दीजिए, 2-4 रोज में जो है वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। और हाँ, आप इतना बस कीजिएगा कि आज जरा तन जाइएगा। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था, प्रजा दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला न था। अब जो कह रहा है राज्य में जो था हाहाकार मचा हुआ था, जो प्रजा थी वो दिन दहाड़े लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था। देहातों की सारी दौलतें लखनऊ में खींची आती थी। तो देहातों की जो सारी दौलत थी वो लखनऊ में जा रही थी, और वह वेश्याओं में, भांडों में और रियासतों के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अब क्या है, जितना भी जो सारी दौलतें और धन थी जो जाती थी वो वेश्याओं में और भांडों में जो थी, और सारी विलासिता में जो के अन्य अंगों की पूर्ति में जो थी सारा धन उड़ जाता था। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। अब जो अंग्रेज कंपनी से जो ऋण लिया गया था, कर्जा लिया गया था, वो दिन पर दिन जो है बढ़ता जा रहा था। कमली दिन दिन भींग भारी होती जाती थी। तो जो कमली है वो दिन दिन भीग कर भारी होती जा रही थी। आ, देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी वसूल न होता था। जो क्या है, देश में जो था सुव्यवस्था, अच्छे से व्यवस्था न होने के कारण जो था वार्षिक कर यानी कि जो टैक्स होता वो भी वसूली नहीं होती थी। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था। अब जो रेजिडेंट है वो बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे। अब जो रेजिडेंट जो था बार चेतावनी देता तब भी यहाँ पे किसी को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि लोग जो थे विलासिता के नशे में जो चूर थे, किसी के कानों पे जू न रेंगती थी। अब किसी के कानों में मतलब कि कोई जू न रेंगना मतलब तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। खैर मेट साहब के दीवान खाने में सतन होते कई महीने गुजरे। अब बोल रहे चलिए, अब मेरे साहब को जो दीवान खाने में सतन होते होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यू रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते छौड़ हो जाती, तू मैं की नौबत आ जाती। अब कह रहा है कि कई महीने बीतने पे बोल रहा है कि नए नए नक्शे हल किए जाने लगे, नए नए जो है किले बनाए जाने लगे, और नित्य जो है नई व्यू रचने लगी। और फिर कभी कभी जो है खेलते खेलते झड़ हो जाती, मतलब झगड़ा हो जाता था। हल्का हल्का जो झगड़ा होता है ना वो हो जाता था। तू मैं की नौबत आ जाती थी, पर शीघ्र ही दोनों मित्र में मेल हो जाता था, और फिर जो है जल्दी ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बाजी उठा दी जाती। अब तो कभी कभी ऐसा होता था कि जो बाजी थी उसको उठा दी जाती थी। मिर्जा जी उठ कर अपने घर चले जाते, मेर साहब अपने घर में जा बैठते। अब जो ऐसा होने से जो है मिर्जा जी जो थे वो रूठ कर अपने यानी गुस्सा होकर अपने घर चले जाते थे, और जो मेर साहब जो थे अपने घर में बैठ जाते थे। पर रात भर की निद्रा में साथ सारा मनोमालिन्य शांत होता था। प्रातः काल दोनों मित्र दीवान खाने में आ पहुंचे। अब कह रहा है कि रात भर सोने के बाद जो मन का मैल होता था वो शांत हो जाता था, और प्रातःकाल जो दोनों मित्र फिर से दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए सदन की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। अब जो है एक दिन दोनों जो मित्र थे वो बैठे हुए सदन की दलदल में खोते जा रहे थे, सॉरी गोते लगा रहे थे। इतने में जो था घोड़ा पर सवार एक बादशाही का फौज अफसर आया। वो मेर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। वो जो था मेर साहब को खोज रहा था। मेर साहब के होश उड़ गए। यह क्या बला सिर पर आई,
यह तलबी किस लिए हुई है? अब खैरियत नहीं नजर आती, घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकरों से बोला, कह दो घर में नहीं है। अब मेरे साहब के जो थे, उनके जो है होश उड़ गए। अब बोलते, ये क्या बला, क्या मुसीबत जो है सर पर आ गई है। ये तलब यानी कि आदेश पूर्वक बुलाना किस लिए हुआ है? अब खैरियत नहीं नजर आ रहा है, मतलब खैरियत मतलब कुछ उल्टा जो है अब नजर नहीं आ रहा है। घर के दरवाजे को बंद कर लेते हैं, फिर नौकर से बोलते हैं, कह दो कि वो घर में नहीं है। सवार घर में नहीं है तो कहाँ है? अब जो सवार है यानी जो आता है वो घोड़े पे सवार होकर वो पूछता है, अगर घर में नहीं तो कहाँ है? नौकर, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है? अब नौकर जो बोल रहे कि ये तो मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवाल, काम तुझे क्या बताऊंगा। हुजूर में तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए। जागीरदार है कि दिल लगी, मोर्चे पे जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। अब सवाल बोलता है, जो भी काम है मैं तुझे क्यों बताऊंगा। हुजूर में तलबी है, मतलब उनको आदेश पूर्वक बुलाना है। शायद फौज के लिए जो है कुछ सिपाही मांगे जा रहे हैं। अब बोल रहा है कि जागदेरी है कि दिल्लगी है। जागीरदार है कि दिल्लगी है, मूर्ति पे जाना पड़ेगा ना तो आज जाकर जो भाव है मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए कह दिया जाएगा। बोला नौकर, ठीक है जाइए मैं कह दूंगा। सवार, कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। अब कह रहा है कहने की कोई बात नहीं है, जो सवार था वो कह रहा है मैं कल खुद आऊंगा और साथ ले जाने का जो है उसे हुक्म है। सवाल चला गया, मेरे साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब अब क्या होगा। अब सवाल जो चला जाता है तो मिर्जा साहब की जो है आत्मा कांप उठती है। तो बोलते हैं मिर्जा जी से कि कहिए जनाब अब क्या होगा। मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबीन भी ना हो। अब कह रहे हैं कि बड़ी मुसीबत है। मिर्जा जी बोलते, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी भी तलबी ना हो, मतलब आरिफ लोग बुलावा ना हो जाए। मीर, कमबख्त कल फिर आने को कह गया। अब जो मीर कह रहा है कि वो फिर से कल आने के लिए कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पर जाना पड़े तो बेमौत मरे। अब कह रहे जो मिर्जा बोल रहे हैं कि आफत है और क्या, कहीं मोर्चे पे जाने पड़ गया तो बिना मौत के मारे जाएंगे। मीर, बस यही एक तदवीर है कि घर घर पर मिलो ही नहीं। अब कह रहा है कि बस यही एक तरीका है, उपाय है कि घर पे हम लोग मिले ही नहीं। कल गोमती पर कहीं वीराने में नक्श जमे, वहां किसी खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएंगे। कल रहा है, कल गोमती पर ही वीराने में जो है नक्शा जमाया जाएगा, मतलब खेलने के लिए वहां पे जमाया जाएगा। वहां किससे खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएगा, जो हजरत है वो आएगा और खुद लौट जाएगा। मिर्जा वाला, आपको खूब सूझी, इसके सिवाय और कोई तदबीर ही नहीं। अब कह रहा है मिर्जा वाला से, आपको जो है खूब सूझी सूझी है, मतलब अच्छा उपाय आया है और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। दूसरे दिन से दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े होते हैं। बगल में एक छोटी सी दरी, दवाई डिब्बे में गिलोरियां भरे, गोमती पर पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते हैं, जिसे शायद नवाब हासिफ उद्दौला ने बनवाया था। अब क्या है, दूसरे दिन जो होता है तो दोनों मिल जो है अंधेरे मुंह यानी कि पूरा प्रातः काल होते ही बिना, जब सूर्य निकल नहीं पाता है तभी वो दोनों अंधेरे में जो है निकल जाते हैं। बगल में जो है एक छोटी सी दड़ी दबा लेते हैं और डिब्बे में गिलोरिया भरे, यानी पान के बाट बीड़े कहते हैं इस गिलोरिया को, जिसमें पान होता है। उसको भर के गोमती पार करके पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते हैं। और कह रहा है शायद जो इस मस्जिद को बनाने वाले का नाम है आसिफ उदौला। रास्ते में तंबाकू चिलम और मदरिया ले लेते हैं। अब जो है रास्ते में जो है तंबाकू चिलम और मदरिया ले लेते हैं और मस्जिद में पहुंचे। फिर सब लेने के बाद वो है मस्जिद में वो लोग पहुंच जाते हैं। गाड़ी बीच गई। अब हुक्का भरकर शतरंज खेलते बैठ जाते हैं। अब लोग हैं हुक्का भरकर शतरंज खेलने के लिए बैठ जाते हैं। फिर उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। अब
खेलने समय उन लोगों को दिन दुनिया की कोई फिक्र ही न रहती थी। किस्ट सह आदि दो एक शब्दों से सिवा उनके मुंह से कोई और वाक्य नहीं निकलता था। अब कह रहा है किस्ट सह, इन दोनों शब्दों के अलावा उनके मुंह से कोई और वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र ना होता होगा। अब कह रहा है कोई योगी जो है भी समाधि में अपने एकाग्र नहीं होता होगा जितने ये लोग मतलब खेलने में लीन रहते थे। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान भाई की दुकान पर जाकर खाना खाते। अब जब दोपहर का समय आता है तो उन लोगों को भूख महसूस होता है तो दोनों मित्र जो है किसी नान भाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिल्लम हुक्का पीकर फिर संग्राम खेत में डर जाते और फिर कह रहा है एक चिल्लम हुक्का पी लेते थे और फिर संग्राम में जो थे डर जाते थे। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल न रहता था। अब बोल रहा है कभी कभी ऐसा होता था कि उन लोगों को भोजन का भी ख्याल नहीं रहता था। इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ती चली आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे। पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा भी फिक्र ना थी। वे घर से आते तो गलियों में होकर डर था कि कहीं किसी बादशाह जिनकी निगाह न पड़ जाए, जो बेकार में पकड़ जाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। अब कह रहा है ये जो देश की जो आर्थिक दशा थी वो भयंकर होती जा रही थी। जो कंपनी की जो फौजें थी लखनऊ की तरफ बढ़ती आ रही थी और शहर में जो था हलचल मचा था। जो लोग जो थे वो बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे। और ये जो खिलाड़ी थे हमारे दोनों खिलाड़ी जो थे इसका जरा भी फिक्र ना था इन लोगों को। वो घर से आते तो गलियों में होकर जो घर से आते तो गलियों से होते हुए आते। अब डर था इन लोग की किसी बादशाही मुलजिम का जो है नजर इन पर न पड़ जाए तो अगर पड़ जाते तो बेकार में ये लोग पकड़े जाएंगे और हजार रुपए सालाना की जो जागीर है मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मीर की बाजी कुछ कमजोर थी। मिर्जा साहब उन्हें किस पर किस दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गौरव की फौज थी जो लखनऊ पे अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। अब जो है एक दिन की बात है दोनों मित्र थे मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। अब मीर की बाजी जो थी कुछ कमजोर थी। मिर्जा साहब जो थे वो उन्हें किस पे किस दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो गौरव की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले अंग्रेज फौज आ रही है, खुदा खैर करे। जो मीर साहब बोलते हैं अंग्रेज की फौज आ रही है, खुदा भगवान भला करे। मिर्जा आने दीजिए किस्त बचाइए यह किस्त। अब बोल रहा है मिर्जा भी बोलता है आने दीजिए किस्त बचाइए अपना किस्त। और यह किस्त मिर्जा जरा देखना चाहिए यह आड़ में खड़े हो जाए। मिर्जा बोलता है जरा देखना चाहिए यह आड़ में हम लोग खड़े हो जाते हैं। मिर्जा देख लीजिएगा जल्दी क्या है फिर किस्त। बोलता है मिर्जा देख लीजिएगा जल्दी क्या है फिर किस्त। अमीर बोलता है तो खाना भी है कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान है, लाल बंदरों के से मुंह सूरज देखकर खौफ मालूम होता है। अब बोल रहा है कि मीर कि तोप खाना भी है उनके पास, तोप भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे। अब बोल रहा है कैसे कैसे उनके जवान है, लाल बंदरों से मुंह है उनके, सूरज देखकर खौफ यानी डर मालूम हो रहा है। मिर्जा जनाब हिले ना कीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किस्त। अब जो मिर्जा है वो बोल रहे हैं कि हिले नहीं दीजिए, ये चकमे किसी और को दीजिएगा, यह किस्त। मतलब वो इन्हें बता भी रहे तभी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने शतरंज खेलने में व्यस्त है। फिर आप भी अजीब आदमी हैं। यहाँ तो शहर पे आफत आई हुई है और आप किस्त की सूची है। इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया है तो घर कैसे चलेंगे। अब जो मीर बोल रहा है कि आप भी बहुत अजीब आदमी हैं। शहर पे जो है आफत आ गया है और आपको किस्त की सूझी हुई है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर जो है घिर गया तो घर कैसे जाएंगे। मीर जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यह किस्त बस अब की सह में मात है। अब मिर्जा जो बोलता है जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, यह रहा किस्त अब की जो है शाह में मात है। फौज निकल गई, 10 बजे का समय था फिर बाजी बिछ गई। अब जो है फौज निकल जाती है, अब 10 बजे का समय आता है तो फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा आज खाने की कैसे ठहरेंगे। अब जो मिर्जा बोलता है आज खाने की कैसे ठहरेंगे। मिर्जा अजी आज तो रोजा है, क्या आपको ज्यादा भूख मालूम होती है। अब जो मीर है वो बोलता है आज तो रोजा है, क्या आपको ज्यादा भूख लग रही है।
मिर्जा जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मिर्जा बोला जी नहीं, शहर में न जाने क्या हो रहा है। मीर, शहर में कुछ न हो रहा होगा। लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी इस गांव में होंगे। अब जो बोल रहा है मीर, शहर में कुछ नहीं हो रहा होगा। लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे। अब जो हुजूर नवाब जो है वो भी मौज मस्ती के स्थान में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब ये दोनों लोग जो खेलने के लिए बैठे तो 3 बज गए। अब की बार मिर्जा जी की बाजी कमजोर थी। अब जो इस बार जो था मिर्जा का जो था बाजी कमजोर था। 4 का गज्जर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट मिली। अब जो 4 के गज्जर यानी घड़ी का घंटा बजा ही था कि जो फौज की वापसी का आहट मिल गया। नवाब वजीर अली पकड़े गए थे और सेना उन्हें उन्हें किसी अज्ञात स्थान को के लिए जा रही थी के लिए जा रही थी। तो नवाब वजीद अली खान जो थे वो पकड़ जाते हैं और सेना उन्हें किसी अज्ञात जगह पे ले जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट, एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। अफगढ़ शहर में न कोई हलचल हुई थी, न ही मारकाट हुई थी और न ही खून का एक बूंद भी गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की प्रजा इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। अब कह रहा है कि आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा का प्रजा है यानी कि हार इतने शांति से नहीं होगी जहाँ खून भी न बहा होगा। यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगन प्रसन्न होते। यह वह कायरपंथ है जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अब कह रहा है यह वह अहिंसा न थी जिस पर देवगन है वो प्रसन्न होते। यह वह कायरपंथ है जिस पर बड़े बड़े जो कायर होते वो भी आंसू बहाते। अवध के विशाल देश का नवाबी बनती चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अंध पतन की चरम सीमा थी। अब कह रहा है अवध के विशाल देश का जो नवाब बंदी बन चुका था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक अंध पतन की चरम चरम जो था सीमा पे था। मिर्जा ने कहा हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। जो मिर्जा कहता है कि हुजूर नवाब साहब को जो है जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर होगा या लीजिए सर। फिर बोला होगा या लीजिए सर। बोला जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के आंसू रो रहे होंगे। अब जो मिर्जा बोलता है जनाब थोड़ा ठहरिए, इस वक्त जो है इधर तबीयत मेरा मतलब मन नहीं लग रहा है। बेचारे नवाब साहब इस वक्त जो है खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर रोए ही चाहे यह ऐस वह कहाँ नसीब होगा यह किस्त। अब जो मीर बोल रहा है रो ही चाहे यह जो ऐस है वह कहाँ नसीब होने वाला है यह किस्त। फिर वो किस्त दे देते हैं। मिर्जा किसी के दिन बराबर नहीं जाते। कितनी दर्दनाक हालत है। अब जो मिर्जा बोल रहा है किसी के जो दिन है वो बराबर नहीं जाते हैं। ये कितनी ही दर्दनाक हालात है। मीर हासो तो है ही, ये लो फिर किस्त। बस अब की किस्त में मात है, बच नहीं सकते। अब मिर्जा बोल रहा है हाँ सो तो है ही, ये लो फिर किस्त। अब की बार जो किस्त में बच नहीं सकते। अब की बार मात है। मिर्जा खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द है। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वजीद अली शाह। अब कह रहा है मिर्जा को खुदा की कसम अरे भगवान की कसम आप कोई बड़े बेदर्द आदमी है। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपका दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली शाह। मीर पहले अपने बादशाह को तो बचाइए फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। अब वो जो मीर बोलते हैं कि पहले अपने बादशाह को तो बचाइए फिर नवाब साहब का मातम कीजिए। यह किस्त और यह मात लाना हाथ है। और ये रहा किस्त और ये रहा मात लाना हाथ। बादशाह के लिए हुए सेना सामने से निकली गई। फिर जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। अब जो बादशाह की जो लिए हुए सेना थे उनके सामने से निकल गई। अब उनको जाते ही जो मिर्जा है फिर से बाजी बिछा देता है। हाड़ की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा आइए नवाब साहब को मातम में एक मरसिया कर डाले। अब जो है हाड़ की जो चोट होती है वो बहुत बुरी होती है। कह रहा है मीर ने कहा आइए नवाब साहब के मातम में एक सो गिट कह डालते हैं। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। अब जो मिर्जा की जो राजभक्ति थी अपनी हार के साथ जो है लुप्त होती जा रही थी हो गई थी। वे हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। अब जो है वो हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अब विले
आ आकर अपने अपने घोंसले में चिमटी। पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे। अब जो शाम हो गया था, खंडहर में जो चमगादड़ की दिखना शुरू हो गया था। आविले में आविले मतलब एक पक्षी होता है, वो आकर अपने घोंसले में चिमट गया, यानी सिमट गया, वहां पर रहने लगा। अब दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो दो खून के प्यासे सुरमा आपस में लड़ रहे हों। अब क्या है, दोनों खिलाड़ी ऐसे आपस में डटे हुए थे कि मानो कि दोनों खून के प्यासे सुरमा आपस में जो है लड़ रहे हों। मिर्जा दो तीन बाजी लगातार हार चुके थे। अब जो मिर्जा जो थे दो तीन बाजी जो थे लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। अब जो इस चौथी बाजी का जो था रंग भी अच्छा न था। वो बाबा जीतने का दृढ़ निश्चय कर संभल कर खेलते थे। वो जो है बाबा जीतने का दृढ़ निश्चय कर संभल कर वो खेल रहे थे। लेकिन एक चाल ऐसी बेढब आ पड़ती थी जिससे बाजी खराब हो जाती थी। अब बोल रहे लेकिन एक न एक ऐसी चाल बेढब आ पड़ती थी जिससे जो है बाजी खराब हो जाती थी। हार हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना और भी उग्र होती थी। बोल रहा है कि हर वो जो है हार के साथ जो प्रतिकार की भावना थी वो भी उग्र यानी कि बढ़ जाता था, या फिर तेज कह सकते तेज हो जाता था। उधर मीर साहब मारे उमंग में गजलें गाते थे। अब जो है उधर जो मीर साहब जो थे उमंग में यानी खुशियां में गजलें गा रहे थे, चुटकियां ले रहे थे, मानो कोई गुप्त धन पा गया हो। अब जो है ऐसा लगता था जैसे कि कोई गुप्त धन यानी छुपा हुआ धन खजाना मिल गया हो उन्हें। मिर्जा जी सुन सुन कर झुलाते और हार के झेप को मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। अब जो है मिर्जा जो था सुन सुन के झुलाता था और हार की झेप को मिटाने के लिए उनका दाद देते थे। पर ज्यों ज्यों बाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकल जाता था। अब जैसे जैसे जो है बाजी कमजोर पड़ रही थी तो धैर्य था वो हाथ से निकल जाता था। यहाँ तक कि वो बात बात पर झुझलाने लगे, है ना, आप चाल बदल न कीजिए। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा हो जाता था यहाँ तक कि बात बात पे जो थे वो झुझलाने लगे और बोलते थे कि अपना चाल आप बदला न कीजिए। यह क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल लिया। जो कुछ चलना हो एक बार चला दीजिए, यह आप मुहरे पर हाथ क्यों रखते हैं। अब कह रहा है कि वो कहते थे कि ये क्या है, एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया। और जो कुछ चलना है तो एक बार चलिए, और फिर आप मोहरे पे हाथ क्यों रखते हैं। मोहरे को छोड़ दीजिए। अब फिर कह रहा है मोहरे को जो है छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल ना सूझे मोहरा छुइए ही नहीं। अब कह रहा है कि जब तक आपको चाल ना सूझे तो मोहरा छुइए ही नहीं। आप एक एक चाल आधे घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं। अब कह रहा है कि आप एक एक मोहरे जो है आधे घंटे चलते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं होगा, मतलब इसका कोई मतलब नहीं होगा। जिससे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगे, उसकी मात समझी जाएगी। अब कह रहा है जिसको एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा लगता है, तो उसकी मात समझी जाएगा। फिर अपनी चाल बदली चुपके से मोहर वहीं रख दी जाएगी दीजिए। अब कह रहा है फिर अपनी चाल बदलिए और चुपके से मोहर जो है वहीं रख दीजिए। मेरे साहब का फर्जी पिटना था, बोल ले। मैंने चाल चली ही कब थी। अब जो है मेरे साहब का जो फर्जी पिटना था, वो तो मैंने चाल चली ही कहाँ थी। मिर्जा आप चाल चल चुके हैं, मुहरा वही रख दीजिए उसी घर में। अब बोल रहा है कि मिर्जा बोलता है कि आप जो है चाल चल चुके हैं और मुहरा जो है वहीं रख दीजिए उसी घर में। मेरे उस घर में क्यों रखूं, मैंने हाथ से मुहरा छोड़ा ही कब था। अब कह रहा है कि उस घर में मैं क्यों रखूं, मैंने हाथ से मुहरा छोड़ा ही कब था। मिर्जा मुहरा आप कयामत तक न छोड़े तो क्या चाल ही में से होगी। फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। अब जो मिर्जा बोल रहे हैं कि मुहरा आप कयामत तक नहीं छोड़िएगा, यानी कि दुनिया के समाप्त होने तक नहीं छोड़िएगा, तो क्या चाल नहीं होगी। फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मेरी धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। अब कह रहा है कि मेरी धांधली तो आप कर रहे हैं, हार जीत तकदीर से होता है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता है। ऐसा मीर बोल रहे थे। मिर्जा इस बाजी में आपकी मात हो गई। बेटा बोले, ठीक है तो इस बाजी में आपकी जो है मात हो जाएगी। मेरे मुझसे क्यों मात होने लगी, और मुझसे क्यों मात होने लगी। मुझे तो आप मुहरा उस घर में रख दीजिए। कह रहा है कि जो है मुहरा उस घर में आप रख दीजिए जहाँ पहले रखा था, जहाँ पे पहले रखा हुआ था मेड, वहां क्यों रखूं, नहीं रखता। जो मेड बोले वहां क्यों रखूं, मैं नहीं रखता। तो क्यों नहीं रखिएगा, आपको रखना होगा। जो मिर्जा बोलते क्यों नहीं रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी, दोनों अपनी अपनी टेक पर अड़े थे। न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसकी राजा जानते।
वे हमेशा घास खिला करते थे। आप शतरंज क्या खेलिएगा? रियासत और भी चीज है, जागीर में जाने से कोई रईस नहीं होता। अब टकरार जो है बढ़ने लगा दोनों में, अपनी पिट्ठी पर अड़े हुए थे, मतलब अपनी अपनी बातों पे वो लोग अड़े हुए थे। नहीं ये करने को तैयार था, नहीं वो। और जो है बिना मतलब की जो है बातें होने लगी। अब मिर्जा बोलते हैं, किसी के खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते, मतलब आपके खानदान में किसी ने शतरंज खेली होगी तब तो इसके नियम जानते हैं। वो हमेशा जो थे घास खेलते थे। आप शतरंज जो है क्या खेलिएगा? रियासत और ही चीज है, जागीर मिल जाने से कोई रईस थोड़ी ना हो जाता है, यानी कि अमीर थोड़ी ना हो जाता है। मेरी क्या, घास आपके अब्बाजान चलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ी से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। बोल रहे हैं अमीर, घास आपके अब्बाजान खेलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्जा, अजी जाइए भी, गजाउद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई है, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। अब जो मिर्जा बोलता है, अजी जाइए भी, गजाउद्दीन हैदर के यहाँ जो है बावर्ची का काम करते करते जो है उम्र गुजर चुकी है, और आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल लगी नहीं है। मीर क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में गाली लगाते हो? वही बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्त और खान पर खाना खाते चले आए हैं। अमीर कह रहा है कि क्या अपने बुजुर्गों के मुंह पे गाली लगा रहे हो? वो ही बावर्ची का काम करते होंगे, यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा, अरे चल चल कट्टे, बहुत बचकर बात न कर। अब जो मिर्जा बोलता है कि चल चलकट्टे, बहुत जलकर बात मत कर। चलकट्टे का मतलब है चिरकुट, कपड़े का टुकड़ा। यहाँ दूसरे को हीन कुछ बताने वाला अपशब्द कहा जा रहा है यहाँ पे। मिर्जा, जवान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसे ही बातें सुनने की आदि नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली है हौसला। अब बोल रहा है अमीर कि अपना जवान को संभालिए वरना बुरा हो जाएगा। ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ मैं। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई तो उसकी आंखें निकाल ली है मैंने। आपको है हौसला मिर्जा, आप मेरा हौसला नहीं सकते तो फिर आइए, आज दो दो हाथ हो जाए इधर उधर। बोल रहे हैं कि अगर आपको मेरा हौसला ना है तो आइए, आज दो दो हाथ हो जाए इधर उधर। मेरी तो यहाँ तुमसे दमने वाला कौन है? मुझे बोल रहा है कि यहाँ तुमसे दमने वाला कौन है? दोस्त ने कमर कमर से तलवार निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेश कब्ज कटार वगैरह बांधते थे। अब जो है दोनों दोस्त जो है कमर से तलवार निकाल लेते हैं और कह रहे हैं कि नवाबी जमाना था, सभी ने तलवार जो है पेशकश में कट कटा हाँ पेशकश पेश कब्ज कटार वगैरह बांधे थे। अब दोनों विलासी थे पर कायर न थे। अब जो है दोनों विलासी जरूर थे लेकिन कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अंत पतन हो गया था। बादशाह के लिए बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। अब कह रहा है कि उन्होंने राजनीतिक भाव का अंत पतन हो गया था। बादशाह के लिए, फिर बादशाह के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव था उन लोगों में। दोनों जख्म खाकर गिर गए। अब जो दोनों है जख्म खाकर गिर गए और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जान दे दी। कह रहा है दोनों जो है वहीं पे तड़प तड़प कर जो है जान दे दी। अब मैं बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने सदन के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अब कह रहा है कि हमने बादशाह की जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू तो नहीं निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने सदन के वजीर की रक्षा में अपने प्राण दे दिए, मतलब अपना जान दे दिया। अंधेरा हो चुका था, बाजी बिछी हुई थी, दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। अब कह रहा अंधेरा हो गया था, बाजी जो थी बिछी हुई थी। अब दोनों बादशाह जो थे अपने सिंहासनों में बैठे हुए थे, मानो कि इन्होंने जो वीरों की मृत्यु पे रो रहे होंगे। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खंडर की टूटी हुई मेहरवा, घिरी हुई दीवारें और धूल धूसरित मैरानी इन लाशों को देखती और सिर ढूंढती थी। अब चारों तरफ जो है सन्नाटा छाया हुआ था। खंडर की टूटी हुई जो मेहरावे हैं, यानी कि ईरानी वास्तुकला की भवनों के द्वारा जो है संरचना, यहाँ जो कहते हैं चित्र है ये, वो वो थी घिरी हुई दीवारों और धूल धूसरी से मीनारें जो थे इन लाशों को देखते और सिर ढूंढती थी। इनकी जो
लेखक है उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। और इस तरह ये अध्याय समाप्त हुआ। सारे प्रश्नों और उत्तरों को बनाने का खुद से प्रयास करें। ये रहा पाठगत प्रश्न 19.1। ये रहा पाठगत प्रश्न 19.2। ये रहा पाठगत प्रश्न 19.3। ये रहा पठान प्रश्न और यहाँ पे उत्तर दिया जा रहा है। अगर इस पाठ से कुछ भी परेशानी हो तो अपने परेशानी को हमारे साथ टिप्पणी बॉक्स में साझा करें और सारे प्रश्न उत्तरों को बनाने का प्रयास करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।